राधे राधे दोस्तों। आज की कहानी का शीर्षक है नहले पे दहला। तो चलिए सुनते हैं आज की कहानी। एक शाम गोनू झा अपने तालाब के पास टहल रहे थे। मंद मंद बयार बह रही थी। गांव के घरों से धुआं उठने लगा था। पनिहारनें कुओं से पानी लेकर अपने घर की ओर जा रही थी। कभी कभी कुछ हलवाहे अपने हल और बैलों के साथ खेतों से निकलकर पगडंडियों से गुजरते दिख पड़ते थे। तालाब के पास से जब ये गुजरते तो बैलों के गले में बंधी घुंघरुओं की पट्टी से मधुर ध्वनि निकलती और पेड़ों की झुरमुट में बैठी चिड़ियों की चहचहाहट के साथ मिलकर एक संगीत मिश्रित शोर पैदा करती। शाम का यह मंजर बहुत मनभावन था। गोनू झा शाम के इस सौंदर्य को निहारते हुए कुछ गुनगुना रहे थे कि तभी दूर से आते युवराज को देखकर गोनू झा की तंद्रा भंग हुई। वे चकित से देख रहे थे कि महाराज का किशोर पुत्र उनकी तरफ तेज तेज चलते हुए आ रहा था। गोनू झा के लिए यह अप्रत्याशित था कि महाराज का बेटा गांव की पगडंडियों पर पैदल चलता हुआ इस तालाब तक आए, मगर यह सच था। थोड़ी ही देर में राजा का बेटा उनके सामने खड़ा था। गोनू झा ने उसकी ओर देखा। युवराज हाँफ रहा था और तेज चलने के कारण उसकी सांसें भी फूल गई थी। युवराज ने गोनू झा के पास पहुंचकर उन्हें नमस्कार किया तो गोनू झा ने युवराज की ओर देखकर मुस्कुराते हुए पूछा, क्या बात है युवराज, गांव की सैर के लिए निकले हो? युवराज ने अपनी सांसों पर काबू पाते हुए कहा, पंडित जी, मुझे कोई सच सा लगने वाला ऐसा झूठ बताइए जिससे बड़ा कोई दूसरा झूठ नहीं हो। युवराज की बात सुनकर गोनू झा हतप्रभ रह गए। अरे ऐसा क्या है युवराज, अचानक आपको यह क्या सूझी कि एक झूठ की तलाश में आप गांव तक चले आए? गोनू झा ने पूछा। हालांकि गोनू झा समझ चुके थे कि जरूर कोई ऐसी घटना हो गई है जिससे युवराज परेशान है और खुद चलकर उनके पास आए हैं। युवराज ने उनकी ओर विनती भरी दृष्टि से देखा और कहा, बस पंडित जी, मुझे आप कोई ऐसा झूठ बताइए जिसकी कोई काट नहीं हो। गोनू झा ने युवराज की व्याकुलता को भांप लिया और उसका कंधा थपथपाते हुए बोले, युवराज, अगर आपको झूठ सुनना है तो मैं जरूर सुनाऊंगा, लेकिन यदि आप मुझे बता दें कि आप यह झूठ क्यों सुनना चाहते हैं तो शायद मैं आपके लिए ज़्यादा अनुकूल झूठ बता पाऊँ। आइए पहले घर चलते हैं, वहीं बैठकर बातचीत करते हैं और आपकी ज़रूरत समझकर मैं आपको कोई न कोई झूठ जरूर बता दूंगा। गोनू झा अपने साथ युवराज को लेकर अपने घर आए। अपनी पत्नी को आवाज़ देकर युवराज के लिए मिठाई और लस्सी मंगवाई। जलपान से निवृत्त होकर युवराज ने गोनू झा से कहा, पंडित जी, शाम ढल रही है। महल में मेरे न होने से वहाँ सभी चिंतित होंगे। कृपया आप मुझे कोई झूठ सुना दे, ऐसा झूठ जिससे बड़ा झूठ कोई दूसरा मुझे नहीं सुना सके। गोनू झा ने कहा, युवराज, पहले आप मुझे बताएं कि आप ऐसा झूठ क्यों सुनना चाहते हैं। मुझे पूरी बात बताइए, तभी मैं आपकी कोई सहायता कर सकूंगा। युवराज ने गोनू झा को बताना शुरू किया। पंडित जी, आज सुबह मैं दीवान और नगर सेठ के पुत्रों के साथ बाजार गया था। वो दोनों मेरे मित्र हैं और सहपाठी भी। हम तीनों बाजार में मटर गश्ती करते हुए इधर उधर की बातचीत कर रहे थे। थोड़ी देर में ही बातें झूठ पर टिक गई। सभी तरह तरह की झूठी गप्पे हाँकते और हंसते। इसी तरह बात बात में हम तीनों बहुत जोश में आ गए और हमें बाजी लग गई कि जो सबसे बड़ा झूठ बोलेगा उसे 100 स्वर्ण मुद्राएं मिलेगी। इतना कहकर युवराज चुप हो गया। युवराज की मुख मुद्रा को देखकर गोनू झा समझ गए कि बात यहीं खत्म नहीं हुई है। उन्होंने युवराज से कहा, युवराज, आप चुप क्यों हो गए? आगे क्या हुआ बताइए, नहीं तो मैं आपकी मदद नहीं कर पाऊंगा। युवराज ने झिझकते हुए कहना शुरू किया, पंडित जी, इसके बाद दीवान के पुत्र ने सबसे पहले झूठ सुनाना शुरू कर दिया। उसने कहा कि आज से 100 साल पहले मेरे परदादा यहाँ के राजा थे और आज जो मिथिला नरेश हैं उनके परदादा बहुत गरीब थे, निर्धन थे। बस इधर उधर टहल टिकोमा करते ही उनकी ज़िंदगी गुजर रही थी। एक दिन वो मेरे परदादा के पास आए, जिससे कि राजकोष से उनकी परवरिश के लिए एक निश्चित रकम वेतन के रूप में मिल सके। मेरे परदादा को उन पर बहुत दया आ गई और उन्होंने उन्हें हुक्का भरने के काम पर अपने निजी चाकरी के लिए रख लिया। युवराज ने आगे बताया कि क्या कहूँ पंडित जी, उसकी गप सुनते ही मेरी मति मारी गई और मुझे गुस्सा आ गया और मैं गुस्से में बोल पड़ा, झूठ, बिल्कुल झूठ, ऐसा हो ही नहीं सकता।
मिथिला नरेश के वंश वृक्ष के दस्तावेज महल में उपलब्ध है, चाहो तो देख लो। मेरा ऐसा कहना ही था कि दीवान के पुत्र ने तपाक से कहा। मैंने कब कहा युवराज कि मैं सच कह रहा हूँ? अरे यार, बात तो झूठ की थी। लो, मैंने सुना दी सबसे बड़ी झूठ। अब निकालो 100 स्वर्ण मुद्राएं। पंडित जी, क्योंकि मैं अपनी शर्त हार गया था, इसीलिए मैंने दीवान पुत्र को 100 स्वर्ण मुद्राएं दे दी। गोनू झा पूरी तन्मयता से युवराज की बातें सुन रहे थे। उन्होंने युवराज की ओर देखते हुए पूछा, फिर आगे क्या हुआ युवराज? युवराज ने फिर से बताना शुरू किया कि पंडित जी, इसके बाद नगर सेठ के पुत्र ने अपना झूठ कहना शुरू किया कि एक बार की बात है, राज्य में भयंकर बाढ़ आई हुई थी। सारे खेत खलियान डूब गए थे। गांव के लोग जीवन रक्षा के लिए पलायन कर गए। यही हाल नगर का भी था। नगरवासी भी बाढ़ की विनाश लीला से बचने के लिए सुरक्षित स्थानों पर आ चुके थे। नगर में अब केवल मेरा परिवार बचा रह गया था और महाराज का। चूँकि मेरा परिवार व्यापार से धन अर्जन करता था, इसीलिए हमारे पास अनाज के अकूत भंडार थे, जो हमारे भवन के सबसे ऊपरी तल्ले पर रखे गए थे कि यदि बाढ़ का पानी हमारे भवन में प्रवेश करे तो अनाज को कोई क्षति न पहुँचे। बाढ़ के कारण राजभवन के छोटे कर्मचारी और खिदमतगार भाग चुके थे। एक दिन बाढ़ का पानी राजभवन में घुसी गया और देखते ही देखते राजभवन का अन्न भंडार पानी में डूब गया। इसके बाद राजभवन के लोग भूख से बिलबिलाने लगे। तब महाराज स्वयं मेरे पिता के पास आए और अपना अंग वस्त्र उनके सामने फैलाकर विनती की कि सेठ जी, दया करके हमारे महल में कुछ अनाज की बोरियां भिजवा दीजिए, भगवान आपकी मदद करेंगे। महाराज ठीक वैसे ही बोल रहे थे जैसे भिखमंगे भीख मांगने के लिए बोलते हैं, गुहार लगाते हैं। बस पंडित जी, इतना सुनते ही मुझे क्रोध आ गया और मैं नगर सेठ के बेटे पर टूट पड़ा। उसका गला दबाते हुए मैं चीखने लगा, शर्म नहीं आती तुम्हें महाराज के प्रति ऐसा झूठा बकवास करते हुए? तुम्हारे पिता जैसे 1000 व्यापारी मिलकर भी मिथिला नरेश की संपदा की बराबरी नहीं कर सकते। इसके बाद पंडित जी, नगर सेठ के पुत्र ने विनम्रता पूर्वक अपना गला छुड़ाते हुए कहा, क्रोधित न हो युवराज, बात तो झूठ कहने की थी। मुझे खुशी है कि मैंने आपको सबसे बड़ा झूठ सुना दिया। अब आप अंटी ढीला करें। आप शर्त हार गए हैं, इसलिए निकालिए 100 स्वर्ण मुद्राएं। युवराज ने अपनी बात कही और लंबी सांस ली। फिर गोनू झा की ओर देखकर बोला, बस पंडित जी, शर्त के अनुसार मैंने 100 स्वर्ण मुद्राएं दे दी और उन्हें यह कहकर वापस आ गया कि शाम होने को है, मैं अपना झूठ तुम्हें कल सुनाऊंगा। इसके बाद पंडित जी, मैं आपको खोजता हुआ तालाब के पास पहुंच गया। मैं मुश्किल में हूं पंडित जी, क्योंकि वो 200 स्वर्ण मुद्राएं राजकोष के हैं। यदि इन्हें कोषागार में नहीं डाला गया तो मैं किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रह पाऊंगा। पंडित जी, बस आप ही मेरी मदद कर सकते हैं। इतना कहकर युवराज सिसकने लगा। गोनू झा अपने स्थान से उठे और उसकी पीठ थपथपाते हुए बोले, शांत हो जाएं युवराज, अभी आप घर जाएं, विश्राम करें। कल मैं आपके साथ वेश बदल कर चलूँगा और मैं झूठ सुनाऊंगा उन्हें। आपके 200 स्वर्ण मुद्राओं के स्थान पर आपको 400 स्वर्ण मुद्राएं दिलवाऊंगा। आप चिंता न करें। हाँ, कल मैं आपके साथ चलूँ तो आप अपने मित्रों से मेरा परिचय यह कहकर कराएं कि ये मेरे मामा हैं। यह सब कहते हुए आप बिल्कुल भी मत घबराना, बाकी मैं संभाल लूँगा। युवराज आश्वस्त होकर गोनू झा के घर से राजमहल लौट गया। दूसरे दिन गोनू झा के साथ युवराज बाजार पहुंचा। थोड़ी ही देर में दीवान के पुत्र और नगर सेठ के पुत्र भी वहां पहुंच गए। दोनों मन ही मन बड़े प्रसन्न थे कि कल तो युवराज से 100 स्वर्ण मुद्राएं जीत ली, शायद आज भी कुछ लक्ष्मी कृपा हो जाए। युवराज अपने मित्रों के साथ बाजार के मध्य में बने चबूतरे तक आया, जहां बाजार में आए लोग आवश्यकता पड़ने पर विश्राम करते थे। इसके बाद उसने अपने मित्रों का परिचय अपने मामा बने गोनू झा से कराया। युवराज के मित्र बड़े उतावले हो रहे थे कि युवराज तो सफल होगा नहीं और उन्हें फिर 100-200 स्वर्ण मुद्राएं बैठे बिठाए हाथ लग जाएगी। इसीलिए बिना मामा पर ध्यान दिए ही दोनों ने युवराज से कहा, युवराज, अब सुनाओ अपना सबसे बड़ा झूठ। युवराज ने अपने मित्रों से कहा, क्यों न हम इस झूठ प्रतियोगिता में मामा जी को भी शामिल कर ले। युवराज के दोनों मित्रों ने गोनू झा पर अपनी दृष्टि डाली। गोनू झा ने अपना वेश बिल्कुल गवारों की तरह बना रखा था।
दोनों ने गोनू झा को देखकर सोचा कि यह तो निपट गवार लग रहा है, यह भला क्या झूठ सुनाएगा, शामिल होने दो इसे भी, इसकी गांठ से भी कुछ स्वर्ण मुद्राएं मिल जाएंगी। फिर दोनों ने लगभग एक साथ कहा, कोई बात नहीं युवराज, इन्हें भी शामिल कर लो, मगर शर्त इन्हें बता दो कि सबसे बड़ा झूठ यदि ये नहीं बोल पाए तो इन्हें 200 स्वर्ण मुद्राएं देनी पड़ेगी। युवराज ने चौंक कर पूछा, 200 स्वर्ण मुद्राएं? क्यों भाई, कल तो शर्त 100 स्वर्ण मुद्राओं पर ही लगी थी। युवराज के दोनों मित्र मुस्कुराए और बोले, कल की बात कल गई, आज तो यही शर्त लगेगी। युवराज कुछ कहता कि उससे पहले ही युवराज के मामा बने गोनू झा ने कहा, मुझे आप लोगों की शर्त मंजूर है, अब आप लोग बताएं कि पहले झूठ कौन सुनाएगा। युवराज को भरोसा हो चुका था कि अब कमान गोनू झा के हाथों में आ चुकी है, इसलिए युवराज चुप रहा। उसके दोनों मित्र बोल पड़े, आप युवराज के मामा हैं तो आप हमारे लिए भी मामा ही हैं, आप ही पहले सुनाएं अपना झूठ, लेकिन याद रहे झूठ ऐसा हो जिसका तोड़ न हो, वरना याद रखे कि आपको 200 स्वर्ण मुद्राएं देनी होंगी। उनकी बात पूरी होती उससे पहले ही गोनू झा ने अपनी जेब से एक थैली निकाली और उनके सामने थैली खोलते हुए उन्हें दिखाया, यह देखिए 1000 स्वर्ण मुद्राएं हैं थैली में। मैं तो ठहरा गवार आदमी थैली में युवराज को थमा देता हूँ, यदि मैं झूठ न सुना सकूं तब युवराज तत्काल आप दोनों को 200 स्वर्ण मुद्राएं इस थैली से निकाल कर दे देंगे, ठीक है ना। दोनों मित्र प्रसन्न हो गए और स्वीकृति में अपना सिर हिला दिया और बोले, ठीक है। गोनू झा ने कहना शुरू किया, मेरे दादा के पास एक घोड़ा था, 10 गज ऊंचा घोड़ा। मेरे दादा के गांव में एकमात्र ऐसी जगह थी जहां यह घोड़ा बांधा जा सकता था। इतना कहने पर गोनू झा चुप हो गए। तब दोनों मित्रों ने उत्सुकता दिखाई और पूछा, अच्छा वो कौन सी जगह थी मामा जी। वह जगह थी गांव के 300 साल पुराने वट वृक्ष की छतनार डालियों के नीचे, क्योंकि हमारे इलाके में आम घरों की ऊंचाई 2 गज होती थी और पेड़ आदि भी बहुत ऊंचे हुए तो 3-4 गज ऊंचे बस, और दादाजी का घोड़ा 10 गज का। किस्सा गोई में माहिर गोनू झा अपने चेहरे के हाव भाव के साथ अपने कहने के अंदाज में भी उतार चढ़ाव लाते, जिसके कारण सभी मुग्ध भाव से उनकी कहानी सुन रहे थे। उन्होंने कहानी आगे सुनाते हुए कहा कि कुछ ही दिनों में घोड़े के शरीर पर एक वट वृक्ष पैदा हो गया। घोड़े की पीठ पर उगे वट वृक्ष की डालें 3-4 मील तक आकाश में फैल गई। मेरे दादाजी ने उन डालों पर बांस की चचड़ी बनवाई। उस मजबूत बांस की चचड़ी पर 10 फीट मिट्टी डलवा दी। इस तरह दादाजी ने घोड़े के पीठ पर उगे वट वृक्ष को 3 मील लंबे और 3 मील चौड़े समतल भूतल के रूप में बदल लिया और वे उस पर खेती करने लगे। सिंचाई की भी आकाशीय व्यवस्था थी, मतलब जहाँ कहीं भी पानी बरसता दादाजी घोड़े को वहाँ ले जाते। घोड़े के साथ साथ खेत भी वर्षा वाले स्थान पर पहुँच जाते और खेत में लगी फसलों की सिंचाई भी हो जाती। इतना कहकर गोनू झा चुप हो गए और तंबाकू निकालकर अपनी हथेली पर अंगूठे से रगड़ने लगे। सभी उनकी सजीबो गरीब कहानी को दिलचस्पी से सुन रहे थे। उन्हें चुप देखकर वे पूछने लगे, फिर क्या हुआ मामा जी। गोनू झा ने तंबाकू को अपने ओठों में दबाते हुए कहा, एक बार हमारे दादाजी के राज्य में बड़ा भयानक सूखा पड़ा। खेतों में बीज जल गए, दूर दूर तक की हरियाली झुलस गई, पेड़ ठूठ बन गए, लोग त्राही त्राही करने लगे। लेकिन घोड़े की पीठ पर उगे वट वृक्ष पर बने खेतों की फसलें लहलहा रही थी। जहाँ कहीं भी बरसात होती दादाजी घोड़े की पीठ पर सवार होकर घोड़ा वहाँ ले जाते। सारे राज्य में अनाज भंडार खत्म हो गया था, लेकिन हमारे दादाजी का अनाज भंडार अनाज से ठसाठस भरा हुआ था। सूखे के कारण जो तबाही पैदा हुई थी उससे नगर सेठ के दादा और दीवान जी के दादा भी प्रभावित हुए थे। एक दिन वो दोनों मेरे दादाजी के पास आकर रोने लगे और बताने लगे कि उनका परिवार अनाज के अभाव में भूखों मर रहा है। उनका रोना सुनकर मेरे दादाजी को उन पर दया आ गई। उन्होंने दीवान के दादा को 1000 मन गेहूँ, 1000 मन चावल और 500 मन दाल देकर उसका कागज बनवा लिया कि जब उनके पास इतना अनाज हो जाएगा तब वे मेरे दादाजी को वह अनाज वापस कर देंगे। मेरे दादाजी ने नगर सेठ के दादाजी को भी इतना ही अनाज दिया और उसके दस्तावेज बनाकर अंगूठे का निशान लगवा लिया कि जब उन्हें उनका अनाज वापस मिल जाएगा तब इस दस्तावेज को वे नष्ट कर देंगे। तब से हमारी 2 पीढ़ी गुजर गई और अब वह दस्तावेज मेरे पास आया है। नगर सेठ और दीवान ने
अब तक मेरे दादाजी का अनाज वापस नहीं किया है। दीवान और नगर सेठ के पुत्रों ने जब गोनू झा की इस कथा को सुना तो वे युवराज की तरफ देखते हुए बोले, कसम से युवराज, यह आदमी झूठा है, ऐसा कभी नहीं हुआ। भला 10 गज का घोड़ा भी हो सकता है। कपोल कल्पित बातें कहकर तुम्हारे मामा हमारा अपमान कर रहे हैं। उनकी बातें सुनकर गोनू झा ने हंसते हुए कहा, यदि मेरी बातें झूठ हैं तो निकालो 200 स्वर्ण मुद्राएं, नहीं तो मैं निकालता हूँ तुम्हारे दादाजी के दस्तावेज। दोनों झेप गए। वे सर हार चुके थे। 200 स्वर्ण मुद्राएं देना उनके बस की बात नहीं थी, इसीलिए दोनों युवराज के सामने गिड़गिड़ाने लगे। युवराज का दिल भी अपने मित्रों की बेबसी पर पिघल गया और उसने गोनू झा से कहा, जाने दीजिए मामा जी। गोनू झा ने मुस्कुराते हुए कहा, जाने तो दूंगा युवराज, यदि ये दोनों आपकी स्वर्ण मुद्राएं लौटा दे और यह संकल्प ले कि भविष्य में इस तरह की शर्त वे किसी के साथ नहीं लगाएंगे तब। नगर सेठ और दीवान के पुत्रों ने युवराज से जीती हुई रकम युवराज को लौटा दी और गोनू झा के सामने हाथ जोड़कर बोले, मामा जी, अब हम कभी भी इस तरह की शर्त किसी से नहीं लगाएंगे, हमें क्षमा कर दें। हम आपको वचन देते हैं कि भविष्य में धन प्राप्ति के लिए उचित मार्ग ही तलाशेंगे और इसके लिए शर्त लगाने या जुआ खेलने की कल्पना भी कभी नहीं करेंगे। उनकी बातें सुनकर गोनू झा खुश हुए और तीनों मित्रों को मिठाई की दुकान पर ले जाकर अपनी ओर से जी भर मिठाई खिलाई और खुद भी जी भर मिठाई खाई। फिर वे लोग अपने अपने घर वापस आ गए। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। उम्मीद है आप लोगों को कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करके प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपसे मिलूंगी अपने अगले वीडियो में एक नई कथा कहानी के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, धन्यवाद।